आज हम अपनी कक्षा 6 के अध्याय 11 को करेंगे, जिसका नाम बीजगणित है। इसे हम इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं। हमने भाग 1 में माचिस की तीलियों के प्रतिरूप से अलजेब्रा के नियम सीखे थे। आज हम भाग 2 में ज्यामितियों के नियम और इसके अंकगणित में प्रयोग होने वाले अन्य नियमों को करेंगे। सबसे पहले हम तीलियों के प्रतिरूप की दोहराई करेंगे। अमीना और सरिता तीलियों से अक्षर सी का एक प्रतिरूप बनाने का प्रयत्न करती हैं। एक सी बनाने के लिए वे 3 तीलियों का प्रयोग करती हैं। ये अमीना है और ये सरिता है। उन्होंने 3 तीलियां लेकर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सी का सरल प्रतिरूप बनाने का निर्णय किया। पहले एक तीली को रखा, फिर दूसरी और तीसरी। इस प्रकार उन्होंने एक सी बनाया। उसके बाद उन्होंने 2 सी बनाए। इसके लिए उन्होंने 6 तीलियों का प्रयोग किया। 3 सी बनाने के लिए उन्होंने 9 तीलियों का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने 4 सी बनाए, जिसके लिए उन्होंने 12 तीलियों का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं कि एक सारणी की सहायता से यदि हम बनाए गए सी की संख्या और आवश्यक तीलियों की संख्या को लिखें तो एक सी बनाने के लिए हमें 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। 2 सी बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 6 है। 3 सी बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 9। 4 सी बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 12। 5 सी बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 15। 6 सी बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 18 और 7 सी बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 21 है। यदि हम किसी भी संख्या के लिए जिसमें हम n ले सकते हैं, जहां n एक चर है या अज्ञात राशि है, तो आवश्यक तीलियों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी हो तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आवश्यक तीलियों की संख्या बनाए गए सी की संख्या की 3 गुना है, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर है 3 गुना सी की संख्या। और यदि हमें बनाए गए सी की संख्या n दी गई है, जहां n कोई भी अज्ञात राशि है, तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुना n 3n होगी। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार आवश्यक तीलियों की संख्या का नियम 3n होगा। आप दैनिक जीवन में इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए आप बाजार में पेंसिल लेने के लिए जाते हैं और आपके पास पेंसिलों की संख्या कुछ भी हो सकती है। एक पेंसिल का मूल्य यदि 3 रुपये है, 2 पेंसिलों का मूल्य 6 रुपये होगा और 3 पेंसिलों का मूल्य 9 रुपये होगा। आपके लिए पेंसिलों की संख्या अज्ञात हो सकती है, जिसे आप चर द्वारा दर्शा सकते हैं। और आपको जितनी भी पेंसिलें खरीदनी हैं और उनका मूल्य ज्ञात करना है, जिसमें प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है। आप जितनी भी पेंसिलें लेंगे उसको 3 से गुणा करके आप उसका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। n एक चर है जो कोई भी मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकता है। इसीलिए हम पेंसिलों की संख्या के स्थान पर चर का मान लिखेंगे। जितनी भी पेंसिल आपको खरीदनी है, आप उन्हें चर की जगह लेंगे। अब हम f के नियम को समझते हैं। यदि हम माचिस की तीलियों से एक f बनाएं जिसका प्रतिरूप इस प्रकार है, तो आप देखते हैं कि एक f बनाने के लिए हमें 4 तीलियों की आवश्यकता थी। यदि हम 2f बनाना चाहें तो हमें तीलियों की संख्या 8 की जरूरत होगी। यदि हम 3f बनाना चाहें तो आवश्यक तीलियों की संख्या 12 होगी, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार यदि हम एक सारणी बनाते हैं
जिसमें बनाए गए f की संख्या और आवश्यक तीलियों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, यदि बनाए गए f की संख्या 1 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 4, बनाए गए f की संख्या 2 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 8, बनाए गए f की संख्या 3 तो आवश्यक तीलियों की संख्या 12, बनाए गए f की संख्या यदि 4 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 16 होगी। यदि हम इस सारणी को 7 तक लेकर जाएं तो बनाए गए f की संख्या 7 के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 28 होगी। क्या आप किसी भी चर के लिए नियम ज्ञात कर सकते हैं? f बनाने के लिए क्या नियम होगा? मीना ने जवाब दिया, यदि हमारे पास कोई चर n है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 4 गुना f की संख्या से हम ज्ञात कर सकते हैं, जहां f की संख्या कोई चर n है। यदि f की संख्या हमारे पास n है तो आवश्यक तीलियों की संख्या 4 गुना n 4n होगी, जो बिल्कुल सही जवाब है। इसे हम सारणी में दर्शा सकते हैं। यहाँ पर n एक चर है जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जो कोई भी मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकता है। इंग्लिश में वेरिएबल शब्द वेरी से बना है, जिसका अर्थ होता है चेंज। जिसका मान चेंज हो सकता है वो वेरिएबल है। आप देख सकते हैं, यहाँ हमने चर को n से दिखाया है। हम इसे इंग्लिश के दूसरे अल्फ़ाबेट से भी दर्शा सकते हैं। आइए चरों के बारे में कुछ और जानें। हमने चर को दर्शाने के लिए कोई भी L, C, F इत्यादि के प्रतिरूपों में अक्षर n का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं कि आपने C के लिए 3 तीलियों का प्रयोग किया था, और यदि हम L बनाएं तो हमें 2 तीलियों की आवश्यकता होती है, और उसके लिए हमारा नियम 2n होगा, जो आप भाग 1 में देख चुके हैं। ये राजू है। राजू के मन में एक प्रश्न है कि m का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। ये प्रश्न आपके मन में भी हो सकता है कि हमने C में, F में चर के स्थान पर n का ही प्रयोग किया। आइए इसका जवाब जानते हैं। n में कोई भी विशेष बात नहीं है, किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर m, l, p, x, y, z इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर या निश्चित नहीं होता। संख्या 5 या 100 या अन्य दी हुई संख्या एक चर नहीं है, इनके मान स्थिर या निश्चित हैं। आप 5 या 2 का योग करेंगे तो आपको हमेशा 7 ही मिलेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और यदि किसी भी संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता या वो निश्चित है तो वो चर नहीं है, इसे हम अचर राशि कहते हैं। यदि हम त्रिभुज के कोणों की बात करें, त्रिभुज के कोणों की संख्या 3 होती है। जो स्थिर है वह हमेशा ही निश्चित रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की हम त्रिभुज बनाएं उसमें कोणों की संख्या 3 होगी। इसीलिए त्रिभुज के कोणों की संख्या एक चर राशि नहीं है। यदि हम चतुर्भुज के कोणों की बात करें, चतुर्भुज में कोणों की संख्या 4 होती है। वह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, परंतु उसमें कोणों की संख्या 4 है, जो कि एक निश्चित राशि है, इसीलिए यह भी चर नहीं है। हमने L, C, F के प्रतिरूपों में देखा है n एक चर है, क्योंकि यह विभिन्न मान ले सकता है या ग्रहण कर सकता है। आइए आज हम ज्यामिति के नियमों के बारे में
भाग 2 में आगे करते हैं। हम क्षेत्रमिति के अध्याय 10 में वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उन्हें हम एक नियम के रूप में सीखेंगे। वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर आप जानते हैं कि किस प्रकार हम वर्ग के परिमाप को ज्ञात करते थे। हम जानते हैं कि एक बहुभुज जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होती है, उसके परिमाप के लिए हम उसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग करते हैं। वह त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज या षटभुज या अन्य रेखाखंडों से बनी कोई भी बंद आकृति। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं जिन्हें साइड्स कहते हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। यहाँ आकृति में एक वर्ग दिखाया गया है जिसकी भुजा को ए से दर्शाया गया है। वर्ग में 4 भुजाएं हैं, सभी भुजाएं समान हैं, इसीलिए सभी भुजाओं की लंबाई हमने ए से दर्शाई है। तो आपको यदि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तो उसके लिए वर्ग की भुजाओं की लंबाई का योग करना होगा और हमारे पास चारों भुजाओं की लंबाई ए इकाई दी है। इसीलिए हम जब चारों भुजाओं की लंबाई का योग करेंगे तो हमारे पास ए जमा ए जमा ए जमा ए होगा और इनका योग होगा हमारे पास 4 गुणा ए, जिसे हम 4a लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने जो वर्ग के परिमाप का नियम ज्ञात किया है, इसे याद करना बहुत ही सरल है। चर a का प्रयोग करने पर प्राप्त व्यापक नियम संक्षिप्त है और इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम आयत का परिमाप या पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए सूत्र ज्ञात करना चाहें तो उसे किस प्रकार करेंगे। एक आयत की 4 भुजाएं होती हैं। हमने एक आयत को यहाँ दर्शाया है ए बी सी डी। हमारे पास दी हुई आयत में ए बी सी डी की 4 भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। हमें पता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। यहाँ आयत ए बी सी डी की भुजा ए बी और सी डी की लंबाई को यदि हम एल लें, भुजा ए डी और बी सी की लंबाई को बी लें, तो हम इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भुजा ए बी की लंबाई और भुजा सी डी की लंबाई बराबर है। भुजा ए डी की लंबाई और भुजा बी सी की लंबाई बराबर है। आयत के परिमाप के लिए हमें इसकी चारों भुजाओं की लंबाई का योग करना होगा। ए बी की लंबाई जमा बी सी की लंबाई जमा सी डी की लंबाई जमा ए डी की लंबाई। ए बी की लंबाई हमारे पास एल है, बी सी की लंबाई हमारे पास बी है, सी डी की लंबाई हमारे पास एल है और ए डी की लंबाई हमारे पास बी है। जब हम इनका योग करेंगे तो जो लंबाई बराबर हैं उन्हें हम जोड़े के रूप में लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 2 बार एल और 2 बार बी है, तो इनका योग 2l जमा 2b होगा। यदि हम 2 को बाहर लें तो हमारे पास l जमा b अंदर होगा। कहने का अभिप्राय हमारे पास आयत के परिमाप का जो सूत्र होगा 2 गुणा l जमा b होगा। यहाँ हमने l और b को क्रमशः लंबाई और चौड़ाई दर्शाया है। हम लंबाई को लेंथ लिखते हैं और चौड़ाई को ब्रेड्थ लिखते हैं। हमने उनके पहले अल्फ़ाबेट L और B से उन्हें दर्शाया है। यदि हम आयत के परिमाप को चर P से व्यक्त करें तो आयत के परिमाप का नियम इस प्रकार होगा। P से हमारा अभिप्राय पेरीमीटर यानी परिमाप। P बराबर है 2 गुणा L जमा B। आइए हम एक समषटभुज की बात करते हैं।
जो हमने अभी ज्यामिति के नियमों को समझा है उसे हम समषटभुज में किस प्रकार प्रयोग करेंगे। एक समषटभुज जिसे रेगुलर हेक्सागन कहा जाता है, इसकी भुजा को L से व्यक्त किया गया है। L का प्रयोग करते हुए इस षटभुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। यहाँ आकृति में हमारे पास एक समषटभुज दी गई है। हमें पता है कि समषटभुज की 6 भुजाएं होती हैं। सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। यहाँ हम L से इसकी 6 भुजाओं को दर्शाते हैं और ये हमारी समषटभुज है। समषटभुज का परिमाप हम ज्ञात करने के लिए ज्यामिति के नियम का प्रयोग करते हैं। भुजाओं की संख्या गुणा भुजा का माप। हमें समषटभुज में पता है कि भुजाओं की संख्या 6 है और प्रत्येक भुजा की माप L दी गई है। समषटभुज का परिमाप 6 गुणा L बराबर 6L होगा। यहाँ L एक चर है जो मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकता है। कहने का अभिप्राय, यहाँ पर भुजा का कोई भी माप हो सकता है। इसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। यदि किसी समषटभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप 6 गुणा भुजा की लंबाई यानी 6 गुणा 5 30 सेंटीमीटर होगा।